अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज हम जो है इंशाल्लाह सर्जरी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं सर्जरी को कंप्लीट करवा दूँ 1 साल के गैप के अंदर-अंदर। कोशिश तो ये होगी, बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर। तो हम अकॉर्डिंग टू एनआरई सिलेबस चलेंगे, जो दिया हुआ है उसी में से आना है, उसी उससे हटकर कुछ भी नहीं आना। तो करते हैं आज स्टार्ट हम सर्जरी का पहला चैप्टर सर्जरी का, जो कि है द मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। ठीक है? उसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे जो एनआरई में दिए हुए हैं कि क्या होता है क्या नहीं, तो उसको मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले है व्हाट इज मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। जब कभी भी आपकी बॉडी में इंजरी होती है तो हमारा पूरा सिस्टम उसको कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है, या उसको रिकवर करने के लिए मैदान जंग में आ जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज एन एनी इन्फेक्शन, ठीक है, आपको जख्म हुआ, ठीक है, डेट इज माई वाउंड, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया ने हमला कर दिया, ठीक है, अब ये इन्फेक्शन हो गया। अब उस इन्फेक्शन को एनकाउंटर करने के लिए हमारी बॉडी जो एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करती है, ठीक है, उसको हम मैकेनिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी कहते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात होगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक इंजरी हुई है, मुझे कट लगा है, ठीक है, अब उस इंजरी को कंपेंसेट या उस इंजरी को रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी ने कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ कैसे करेगी, हमारा मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, लाइक होम्योस्टेसिस हो गया, हार्मोन्स रिलीज होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, जो कुछ भी होगा हमारी बॉडी के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि व्हाट इज न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू द इंजरी। ठीक है, कि आखिरकार हमारा जब इंजरी होती है, हमें जब इंजरी होती है तो हमारे जो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स है या न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ या लिख देता हूँ न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू इंजरी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है, दिस न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, लाइक जब आपको कभी ट्रोमा होता है या ड्यूरिंग द सर्जरी या सेप्सिस के दौरान कुछ भी हो जाता है, तो ये जो हमारे न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे ये ट्रिगर होता है। अब इसमें आपके नोइसी रिसेप्टर्स भी होते हैं, जारी बात है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हैंड, ठीक है, अब हाथ पे जब कट लगेगा तो डेट्स मीन्स कि उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज होंगे, वो हमें हमारे ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड, जारी बात है, नोसी रिसेप्टर से मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड टू वियर थैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा टू सिक्रीट हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा। अगर हम इसको बना लें एक पाथवे में, सबसे पहले आप देख सकते हो कि नोइसी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जब कभी इंजरी होगी ये ट्रिगर होंगे, ये मैसेज भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड वी टू थैलेमस। ठीक है, अब थैलेमस जो है वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा, तो वो हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करेगा। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस को जब ट्रिगर कर दिया उसने, तो वो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगा टू रिलीज हार्मोन्स। अच्छा, अब ये जो न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स होता है ये बाईफेजिक होता है, एक्यूट फेज होता है और इसका क्रोनिक फेज होता है। तो एक्यूट फेज क्या है, व्हाट इज एक्यूट फेज। अच्छा, एक्यूट फेज में होता ये है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवली सिक्रेटिंग द हार्मोन्स एंड एलिवेटेड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं उसमें, उसमें हो सकता है कॉर्टिजोल हो सकता है, ठीक है, ग्लूकागोन हो सकता है, ठीक है, और एड्रेनालिन हो सकता है। ठीक है, अब सबको इन चीज़ों का
पता होना चाहिए कि क्या कॉर्टिजोल का क्या फंक्शन हो सकता है, ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है, एड्रेनालिन का क्या फंक्शन है, आप सबको पता है इन चीजों का, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है एड्रेनालिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल, ये जब सिक्रीट होंगे दैट मींस दे हैव सम बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, ठीक है। अब ये जो फेज होता है ये शॉर्ट टर्म होता है और ये बेनिफिशियल फॉर शॉर्ट टर्म सर्वाइवल होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है जो तो क्रोनिक फेज है, क्रोनिक फेज है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि हाइपोथैलेमिक सप्रेशन हो जाती है। अब देखो ना हमारी बॉडी एक खास हद तक कंपेंसेट करती है, उसके बाद वो कंपेंसेशन रुक जाती है, ठीक है। हुआ क्या, इसमें होगा ये कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो सप्रेस्ड हो जाएगा। जब वो सप्रेस हो जाएगा तो होगा क्या कि आपके जो रिस्पेक्टिव इन हार्मोन से जो कि पिट्यूटरी रिलीज कर रहा था वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी लो हो जाएंगे, ठीक है। ये फेज जो है ये क्रोनिक वेस्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसमें आपके पास क्रोनिक वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये था एक्यूट फेज ऑफ metabolic and neuroendocrine response to injury and the chronic phase of the neuroendocrine response to the injury। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी आप मैंने बता दिया मोटा मोटा सा, इम्पोर्टेंस थोड़ी बहुत है, मे बी एग्जाम से रिलेटेड कुछ आ जाए, मेरा नहीं ख्याल इससे रिलेटेड कुछ आएगा, तो डोंट वरी एट ऑल। तो इतना इसको सर पर लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो में समझ लिया, एक मरतबा थॉरोली रीड कर लिया, जस्ट इनफ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो एक सिंड्रोम है डेट इज कॉल्ड सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। आप सबको पता है, आप सब ने नोटिस भी किया है कि जब कभी आपको इंजरी होती है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसके इर्द गिर्द रेडनेस हो जाती है, ठीक है, तो वो आपका सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, दैट अक्कर्स आफ्टर मेजर इंजरीज, सर्जरी और ट्रॉमा। आपको छोटे छोटे कट लगते हैं ना, उसमें बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है लेकिन दैट विल नॉट अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ये मेजर ट्रॉमाज में होता है या सर्जरीज में होता है जहां पर आपके जख्म भरे हो, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, इसको हम सिट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जाके अब जो कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ठीक है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये याद लाजमी रखने हैं आपने, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। अच्छा, जब ये रिलीज हो जाते हैं तो इनका फंक्शन क्या है, मेन बात तो वो है ना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो आपने पहला बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है, पायरेक्सिया मींस फीवर। जब ये रिलीज होते हैं तो ये हाइपोथैलेमस पर एक्ट करते हैं, तो हाइपोथैलेमस पर जब एक्ट करते हैं तो ये बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 या कुछ भी, उसको उसकी जो सेट लिमिट है उसको बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 37 नॉर्मल है, हाइपोथैलेमस पे जब ये साइटोकाइंस एक्ट करेंगे तो होगा क्या कि हाइपोथैलेमस के जो जो टेम्परेचर पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देंगे, वो 38 पे कर देंगे, वो 39 पे कर देंगे, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी इस चीज की, ठीक है। पैरेक्सिया बाय एक्टिंग ऑन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। और दूसरी बात, देयर विल बी अ प्रोटियोलाइसिस, देयर विल बी अ प्रोटियोलाइसिस सीन इन systemic response inflammatory response syndrome।
प्रोटियोलाइसिस होगी तो होगा क्या कि नाइट्रोजन जो है वो रिलीज होगी मसल से। जब नाइट्रोजन रिलीज होगी तो डेट यू विल फाइंड नाइट्रोजन इंक्रीज नाइट्रोजन इन यूरिन। ठीक है, दूसरी बात होगी। तीसरी बात होगी, देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन इन द लिवर वेन एवर देयर विल बी अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। आपका जो लीवर है वो डिफरेंट तरह की एक्यूट फेज प्रोटीन्स रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल सीआरपी जो कि मार्कर भी है, ईएसआर, ठीक है, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। तो इस तरह की जो प्रोटीन जो है वो हमारा लीवर रिलीज करता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन इन लिवर, ठीक है, एपीपी इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद जो तीन बातें होंगी, एंड दैट विल लीड टू द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब होगा क्या, अब होता ये है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाती है इस कंडीशन में। तो जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी तो पेरिफेरल इनटेक बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन अपने हिसाब से ठीक रिलीज हो रही थी लेकिन वहां पर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल पहले इंसुलिन 50, फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम कि पहले इंसुलिन कवर कर रही थी 100 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या करती है, प्रोटियोलाइसिस भी हो रहा है, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रही है, ग्लूकोज भी सारी बात है, फिर क्या होगा, वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, जब ग्लूकोज इंक्रीज होगी, अब ये लेवल जस्ट रिज्यूम के 150 हो गया है। अब एक इंसुलिन की कैपेसिटी ही सिर्फ 100 को कंट्रोल करने की थी, तो वो 150 को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उसने 100 को कंट्रोल करना है, 50 को नहीं कर पाएगी। दैट विल लीड्स टू, होगा क्या कि वो बिल्डअप होती रहेगी 50 प्लस 50 प्लस 50, दैट विल लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, अच्छा, पहले ऊपर बताया मैंने कि वेन एवर देर विल बी एनी डिस्ट्रप्शन इन आवर बॉडी, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। जस्ट एज्यूम कि इफ यू हैव अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस देन योर लंग स्टार्ट, ठीक है, टू कंपेंसेट दैट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। होगा क्या कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है, डिटेंशन ऑफ द बाइकार्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। वो एक एज अ कंपेंसेशन था। ठीक है, अब ऐसे होता क्या है कि ऊपर इंजरी का भी मैंने कहा, अब आ जाओ इस पे कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम जो है, जब ये हो जाता है तो जारी बात है हमारी बॉडी ने देखा कि कहीं इंजरी थी तो ही ये इन्फ्लेमेशन हुई ना। अब ये इन्फ्लेमेशन को रोकना भी तो है ना, ये तो नहीं कि इन्फ्लेमेशन को करते ही जाना है। तो इस चक्कर में हमारी बॉडी क्या करेगी, शीर्ष जो है उसके फौरन बाद हमारी बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगी, दैट विल प्रोड्यूस साइटोकाइन एंटागनिस्ट। ठीक है, सीड्स क्या प्रोड्यूस करता है, साइटोकाइंस। ठीक है, साइटोकाइंस को ब्लॉक करने के लिए हमारा सिस्टम प्रोड्यूस करेगा साइटोकाइन एंटागनिस्ट, साइटोकाइंस एंटागनिस्ट। कौन से, इंटरल्यूकिन 1 आर ए, ठीक है, एंड सॉल्युबल रिसेप्टर्स टीएनएफ एस आर। सॉल्युबल रिसेप्टर्स, ठीक है, ये क्या करेंगे कि ये टीएनएफ रिसेप्टर पर जाकर जाकर बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से वो टीएनएफ फैक्टर अल्फा है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से जो है क्या होगा, वो काम रुक जाएगा इन्फ्लेमेशन का। अच्छा, आप सबको पता है कि इन्फ्लेमेशन हो तो हम लोगों को स्टेरॉइड्स दे देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी जो है बेसिकली ये जो साइटोकाइन जो है ना, ये बेसिकली एज अ स्टीरॉइड का काम करते हैं ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम किया जा सके। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है एंटागोनिज्म का, if that process will be prolonged that will lead to counter inflammatory response syndrome। कौन सा सिंड्रोम, काउंटर इन्फ्लेमेटरी
रिस्पॉन्स सिंड्रोम, जिसको हम कार्स भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट कार्स कह सकते हैं इसको। अब मैंने क्यों बताया कि हम जब इन्फ्लेमेशन होती है स्टीरॉइड्स देते हैं लोगों को, ठीक है, इनका काम भी बेसिकली नेचुरली स्टीरॉइड जैसा ही काम होता है। अब होता ये है कि आप सबको पता है कि स्टीरॉइड का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, और वो साइड इफेक्ट क्या है? इम्यूनो सप्रेशन। इम्यूनो सप्रेशन है। If these antagonism mechanism will be prolonged, that will lead to the counter-inflammatory response syndrome। और ये क्या करता है? ये इम्यूनोसप्रेशन करवाता है, प्लस हायर चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। देखो हमारी बॉडी जो है बेसिकली कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करती है, कंपेंसेशन करती है, बट एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? एनीथिंग। ठीक है। अब अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपेंसेट करने के लिए हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, दैट विल लीड्स टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। उसको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को कुछ भी होता है तो हमारी बॉडी कंपेंसेशन करती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट वो हमारी बॉडी को पता है, लेकिन कॉस्ट लाजमी चुकानी पड़ती है। ठीक है। ये होगा सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम प्लस व्हाट इज काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है। उसके बाद जो एनआरई का एक और सिलेबस है, एक एनआरई का पॉइंट है व्हाट इज एब एंड फ्लो मॉडल। ठीक है। तो ebb and flow model basically we have to represent the metabolic stress response to the surgery and trauma। ठीक है। तो एब एंड फ्लो मॉडल डिफरेंट डिफरेंट है। एब डिफरेंट है, फ्लो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एब मॉडल। तो सबसे पहले तो हम एब मॉडल को देखेंगे। व्हाट इज एब मॉडल? ठीक है। अच्छा, अब ये जो एब मॉडल है इट बिगेन्स एट द टाइम ऑफ इंजरी। ठीक है। एंड लास्ट अबाउट फॉर 1 day और 2 days। ठीक है। इसका क्या है कि ये बिगेन्स एट द टाइम ऑफ इंजरी एंड लास्ट जस्ट अबाउट 1 day और 2 days। ठीक है। उसके बाद ये जो मॉडल है ये हमें बताता है कि हमारे जो बॉडी है वो बेसिकली एनर्जी को स्टोर करती है, वॉल्यूम को जो सर्कुलेट होता है उसको रिजर्व करती है फॉर द फ्यूचर रिकवरी। अब इन्फ्लेमेशन हुई है तो सारी बात है उसने रिकवर भी तो होना है। ठीक है। तो ये हमें मॉडल बताता है, इसका रोल है। इसका एमसीक्यू अगर आ भी सकता है ना, तो ये आएगा कि व्हाट इज द फंक्शनिंग रोल ऑफ या फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एब मॉडल। ठीक है। तो आपने सिंपल बता देना कि इट हैज अ फिजियोलॉजिकल रोल टू कंजर्व बोथ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम एंड एनर्जी स्टोर्स फॉर रिकवर एंड रिपेयर इन फ्यूचर। ठीक है। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल रोल? फिजियोलॉजिकल रोल इसका क्या हो सकता है? इसका फिजियोलॉजिकल रोल ये है कि that will leads to conserve both circulating volume। ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर करता है ये। ठीक है। रेगुलेटेड बाय कौन कौन से हार्मोन्स? फर्स्ट वन इज कैटकोलामाइन। ठीक है। कैटकोलामाइन आपका सबको पता है कि क्या इसका फंक्शन है। कार्डिक आउटपुट को बहुत इसके फंक्शन है, एक फंक्शन ही इसका बहुत सारा बॉडी पर फंक्शन है। ठीक है। उसके बाद कॉर्टिजोल है। ठीक है। उसके बाद एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? जारी बात है, ऊपर मैंने क्या बताया कि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को कंजर्व करता है। कैसे? एल्डोस्टेरोन जब इंक्रीज होगा दैट विल लीड टू सोडियम रिटेंशन। ठीक है। सोडियम रिटेंशन के साथ क्या होगा? वाटर भी रिटेंशन होगी, तो दैट विल लीड टू द कंजर्व द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोथर्मिया होगा।
ठीक है। कोर्टिजोल क्या करता है, ठीक है, कोर्टिजोल की इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जो है वो कम करता है, या इसके और भी डिफरेंट कह सकते हो कि फंक्शंस हैं। जब वो होगा तो होगा क्या कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होगा, हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को कंजर्व करना है ना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगी, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, एंड रिड्यूस कार्डिक आउटपुट हो जाएगा, एंड देयर विल बी इफ देयर इज अ डिक्रीज ऑफ ऑल थिंग्स, दैट मीन्स कि आपके टिश्यूज को कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ मिल रहा है लेकिन वो नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए था। तो वो जो ऑक्सीजन थी या न्यूट्रिशन थे वो नहीं मिलेंगे, तो दैट विल लीड्स टू शिफ्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ सेल टू द एनोरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अब सबको पता है कि जब कभी भी ये शिफ्ट होता है, वहां पर लैक्टिक एसिड होता है, प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड होता है, दैट विल लीड्स द लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, वही मैंने बात बताई कि हर चीज हमारी बॉडी जो भी कंपेंसेशन करती है उसका कोई एक्सपेंस हमें देना पड़ता है। एब मॉडल क्या कर रहा था, उसका बेसिकली रोल एनर्जी को कंजर्व करना था फॉर फ्यूचर रिकवरी एंड रिपेयर, बट एट एक्सपेंस ऑफ व्हाट, लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, ये था एब मॉडल। अब आ जाओ व्हाट इज फ्लो मॉडल। व्हाट इज फ्लो मॉडल, ठीक है, इट कोरोस्पॉन्ड टू सिर्स। अब ये कह सकते हो कि ये डायरेक्टली या यूं कह लो कि जो फ्लो मॉडल है वो बेसिकली सिर्स ही है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ठीक है, इट रेडली बिगिंस आफ्टर द एब फेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि वो जो एनर्जी हमारे एब फेज ने स्टोर की होती है ना, वो ये यूज करता है फॉर द रिपेयर एंड रिकवरी एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस डैमेज टिश्यू। इसका क्राइटेरिया क्या था, इसका इसमें करैक्टरिस्टिक क्या है, इसमें करैक्टरिस्टिक ये है कि सारी बात है सिर से रिलेटेड है, तो टिश्यू एडीमा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में आपको पता है कि हमारी जो कैपिलरी लीकेज है वो बढ़ जाती है, हमारे कैपिलरी बेड का जो गैप है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीकेज होती है, तो टिश्यू एडीमा आपको लाजमी देखने को मिलेगी इसमें। हॉलमार्क ऑफ द इन्फ्लेमेशन भी है, टिश्यू एडीमा हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बाकी जितने भी है एब फेज से उल्ट है। ठीक है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, ठीक है, उसके बाद हाइपरथर्मी हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एब फेज। उसके बाद इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो कि टिश्यू ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर रहे थे, लैक्टिक एसिडोसिस बना रहे थे, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी, एंड देयर इज लीडिंग टू इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब ये जो फ्लो मॉडल है ये फर्दर डिवाइड होता है कैटाबॉलिक स्टेज में और एनाबॉलिक स्टेज में। वी हैव टू गो फॉर ओनली कैटाबॉलिक स्टेज। व्हाट इज कैटाबॉलिक स्टेज और इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, व्हाट इज कैटाबॉलिक स्टेज। ठीक है, अच्छा ये कैटाबॉलिक स्टेज है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, जो के ऊपर हमने पढ़े, उसमें कैथकोलमाइंस भी आ जाता है, ग्लूकागोन भी आ जाता है, कॉर्टिसोल भी आ जाता है, एड्रेनालिन भी आ जाता है, इंसुलिन भी आ जाता है, एंड साइटोकाइंस भी समहाउ आ जाते हैं। ठीक है, दैट विल लीड टू द रिजल्ट इन वेट लॉस। ठीक है, जारी बात है जब वो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ऊपर मैं बता गया हूँ कि शीर्ष में क्या होता है, शीर्ष में प्रोटियोलाइसिस भी होता है, जब प्रोटियोलाइसिस होगा क्या होगा, तो जारी बात है प्रोटीन लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, तो वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा इनके केस में। ठीक है, वेट लॉस देखने को मिल गया। ठीक है, जो प्रोटियोलाइसिस से नाइट्रोजन थी वो आपको यूरिन में देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद शीर्ष हुआ तो दैट मीन्स के काउंटर रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, कार जो ऊपर हमने रिस्पॉन्स देखा, तो कार्स में क्या देखा था कि उसमें जो है वो उसका जो काउंटर एंटागनिस्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसका मैकेनिज्म सेम लाइक स्टीरॉयड होता है, तो जब वो मैकेनिज्म अडोप्ट होगा तो दैट मीन्स दैट विल लीड्स टू increase the chances of immunosuppression and increase the chances of getting infection। ठीक है, ड्यू टू इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस। तो ये बात आपने याद रखनी है, इम्यूनो
सप्रेशन भी आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ दिस, ठीक है। अब आ जाओ कि व्हाट आर द की कैटाबोलिक एलिमेंट ऑफ द फ्लो फेज। मैं सिर्फ लिखूंगा और साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना इसको डीप जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, आप हेडिंग से ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो की कैटाबोलिक एलिमेंट्स ऑफ द फ्लो फेज, जो सबसे पहला है वो कि हाइपर मेटाबॉलिज्म। ऊपर मैंने बताया कि बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, हाइपर मेटाबॉलिज्म। अच्छा, हाइपर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपका जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है काज बाय साइटोकाइंस, ठीक है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से आपका इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। अलबत्ता जितने भी मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर्स हैं या प्रोसेस हैं हमारी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हमारा जो सेंट्रल थर्मल डिसरेगुलेशन है वो जो है वो इंक्रीज हो जाए काज बाय साइटोकाइंस। इंक्रीज प्रोटीन टर्नओवर हो जाता है, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी इन द वाउंड सर्कुलेशन ये हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस्कीमिक एरिया जो है जहाँ पर वाउंड जो वाउंडी एरियाज होते हैं वो इस्कीमिया भी उनमें कईयों में हुआ होता है। तो दैट विल लीड्स टू प्रोड्यूस लैक्टेट, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती ना। तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो वही बात कि एरोबिक टू एनोरोबिक कन्वर्जन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और वो जो लैक्टेट जो है वो मस्ट बी मेटाबोलाइज्ड बाय एटीपी कंजर्विंग हेपेटिक कोरी साइकिल। तो एक बायोकेमिस्ट्री का भी एक एमसीक्यू यहाँ पर आ गया कि lactate is metabolized by which cycle, then you have to mark the answer, that is Cori cycle, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज स्केलेटल मसल वेस्टिंग होती है, ठीक है। स्केलेटल वेस्टिंग होती है, वही सारी बात कि हमारे जो स्केलेटल मसल वेस्टिंग क्यों होती है, वही कंपेंसेशन मैकेनिज्म कि हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जब अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं तो कहीं ना कहीं से तो उसने लेने हैं, तो हमारी मसल की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटियोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक फ्लो फेज ऑफ फ्लो मॉडल, ठीक है। दैट विल लीड्स टू द डिक्रीज इन मसल प्रोटीन। तो जैसे ही मसल प्रोटीन डिक्रीज होगी दैट विल लीड्स टू द स्केलेटल मसल वेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज है कि मसल कैटाबॉलिज्म एट मोलिकुलर लेवल इज मीडिएटेड बाय एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लो कि मटल मटर कह रहा हूँ, मसल कैटाबॉलिज्म जो है is regulated by at molecular level by ATP dependent ubiquitin proteasome pathway, ठीक है। या यूं कह लो कि जब भी स्केलेटल मसल वेस्टिंग होगी तो कैटाबॉलिज्म में जो पाथवे एक्टिवेट होता है वो एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने याद ये रखनी है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ मसल वेस्टिंग है ना वो पेरिफेरल स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमारे बाजू के हमारी टांगों के मसल जो हैं ये वेस्ट होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन मसल वेस्टिंग साइट इज पेरिफेरल मसल्स, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्लिनिकल फीचर जिसमें वही हो गया, जब मसल वीक मसल प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी, वेट लॉस होगा, एस्थेनिया हो जाएगा, इंक्रीज फटीग हो जाएगी, वो सारी जैसे मसल की जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद एक्यूट फेज प्रोटीन रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है इन लिवर, बिकॉज इफ देर इज इन्फ्लेमेशन देन योर लिवर स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग सम काइंड्स ऑफ important protein that are very very helpful in inflammatory response। और ये मार्कर्स होते हैं स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेशन के, ठीक है। जैसे सीआरपी हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फाइब्रिन एल्ब्यूमिन वगैरह ये जो है ये भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं।
इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है सर्जरी? आपने देखा होगा कि जो सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उनकी जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसको वाउंड को रिपेयर करने में लग जाता है। होता क्या है कि जो हाइपरग्लिसीमिया है दैट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन। जारी बात है, एक एनर्जी चाहिए ना किसी भी चीज को रिपेयर करने के लिए, तो बॉडी जो है वो एज अ कंपेंसेशन, पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी कंपेंसेशन करती है एट अ कॉस्ट। ठीक है, उसको कोई कीमत चुकानी पड़ती है। अब बॉडी को जब वाउंड ठीक करना पड़ेगा, उसको एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के चक्कर में हमारी बॉडी जब कंपेंसेशन के तौर पर इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन करेगी तो होगा क्या कि वो जो पेरिफेरल में है, पेरिफेरल सिस्टम में जो वो इंक्रीज एक हद से ज्यादा इंसुलिन जो है वो कंट्रोल कर रहा था, वो अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट विल लीड्स टू पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें हाइपरग्लिसीमिया इन पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स तक रहता है आफ्टर सर्जरी। तो इसको हम बेसिकली इंट्रावेनस इंसुलिन इन्फ्यूजन से ट्रीट करते हैं। ये बेसिकली ये नहीं होता कि ये लाइफ लॉन्ग डायबिटीज मेलाइटस टू टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि जाहिर बात है हमें कोई ना कोई तो कंपेंसेशन के तौर पर कुछ ना कुछ तो उसको ट्रीट करना है, तो डेट वी हैव टू गिव दैट पेशेंट इंट्रावेनस इंसुलिन इन्फ्यूजन। ठीक है, बॉडी चेंजेस होते हैं। बॉडी चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस इन द बॉडी कंपोजिशन। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल जस्ट एज्यूम यू हैव अ 70 केजी मैन इन योर सर्जरी सर्जिकल रूम। ठीक है, उसकी आपने सर्जरी कर दी। 70 केजी में क्या क्या होता है? 70 केजी में 13 केजी जो है वो फैट मास होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन, होता क्या है कि 70 केजी का बंदा है। ठीक है, अब इसको हम अगर डिवाइड करें तो उसमें जो है 13 केजी जो है फैट मास होता है, और जो बाकी 57 केजी है वो लीन बॉडी मास होता है। ठीक है, अब ये जो लीन बॉडी मास है, इसमें अगर हम डिफरेंट कंपार्टमेंट निकाल दें, प्रोटीन निकाल दें जो कि हमारे मसल्स में होती है, स्केलेटन मसल में 4 केजी होती है, और नॉन स्केलेटन मसल में जो है ये बेसिकली 8 किलोग्राम होती है। और बाकी 42 लीटर्स, आप सबको पता है कि 70 केजी मैन में 42 लीटर्स ऑफ वाटर होता ही होता है। दैट विल फर्दर डिवाइड इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू 2/3 of the 42 kg of the water, and the extracellular space that contribute about 1/3 of the वाटर डेट इज 14 लीटर। ठीक है, इसको मैं अगर फर्दर डिवाइड करूं तो 12 केजी आपका प्रोटीन हो गया। अगर अब किसी बंदे को हम सुखा दें तो उसकी प्रोटीन 12 केजी मिलेगी। वाटर जो है 42 लीटर, या आप इसको केजी भी कह सकते हो। इसको फर्दर डिवाइड करें तो 20 लीटर और 14 लीटर में, ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होते हैं। ईसीएफ भी आप इसको कह सकते हो, या ईसीसी भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो मिनरल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में जो कि 3 केजी के अराउंड अबाउट होते हैं। तो ये था बेसिक कंपोजिशन ऑफ आवर बॉडी। अब होता क्या है फ्लो मॉडल में, फ्लो मॉडल के कैटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक में बॉडी की चेंजेस में क्या होता है? जाहिर बात है जब कैटाबॉलिज्म होगी तो ऊपर हम ये पर क्या है कि देयर इज अ मसल वेस्टिंग। ठीक है, डिक्रीज इन फैट मास एंड द स्केलेटल मसल, दैट विल लीड्स टू डिक्रीज इन मसल मास एंड फैट। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब ये सिस्टम स्टार्ट होता है, होता ही है कि हमारे बॉडी वेट पैराडॉक्सिकली इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्पेस है वो एक्सपैंड हो जाती है। क्यों होती है? ऊपर बताया गया है कि एल्डोस्टेरोन जो है वो रिटेंशन करता है, वाटर रिटेंशन करता है बाय रिटेंशिंग ऑफ सोडियम। तो जब सोडियम रिटेंशन होगी तो वाटर भी रिटेंशन होगा, तो वो जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अबाउट 6 to 10 लीटर बढ़ जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो ये पैराडॉक्सिकली इंक्रीज इन वेट हमें देखने को मिलता है, जो कि बाद में जो है ये जो वेट है डिमिनिश हो जाता है और आपको जो वेट लॉस देखने को मिलता है पेशेंट में। ठीक है, अब ये जो बॉडी कंपोजिशन है वी कैन अवॉइड इट बाय ब्लॉकिंग द न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस रिस्पांस। अगर हम न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस रिस्पांस को, न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस
रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर दें जिसमें एल्डोस्टेरोन भी हो रहा था, तो डेट विल लीड्स टू कि हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं चेंज इन बॉडी कंपोजिशन को। और ये हम किस तरह से कर सकते हैं? हम दो तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वी हैव टू गिव द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, epidural analgesia, and the second one providing early enteral fast feeding as soon as possible। आपने उसको फीडिंग करवा देनी है मुंह के जरिए जब कभी भी आपको जल्दी जल्दी से जब भी टाइम मिले, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म थे टू अवॉइड by avoid the change in body composition by blocking the neuroendocrine stress response, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज अवॉइडेबल फैक्टर्स दैट कंपाउंड द रिस्पॉन्स टू इंजरी। वो कहता है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि इंजरी रिस्पॉन्स में उसको ट्रिगर कर सकते हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको हम अवॉइड कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज, यहाँ पर मैं लिख दूं क्योंकि ये एनआरई का सिलेबस है, अवॉइडेबल फैक्टर्स that compound the response to injury, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज continuing hemorrhage। if there is a external bleeding or internal bleeding then we have to avoid continuing hemorrhage। इससे क्या होगा, हमारे जो बॉडी का मैकेनिज्म है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, उसको भी भाई थोड़ा सांस मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है हेमरेज। अगर हम हेमरेज को अवॉइड करते हैं या रोकते हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स टू इंजरी है वो में भी कम हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टिश्यू एडिमा। वही बात, इन्फ्लेमेशन को अगर हम रोकते हैं तो दैट विल लीड टू डिक्रीज चांसेस ऑफ टिश्यू एडिमा, ठीक है, टिश्यू एडिमा। उसके बाद टिश्यू अंडर परफ्यूजन। हम जल्द से जल्द अगर उन टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, अगर कोई बंदा ट्रोमेटिक पेशेंट है उसको हम ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं तो अवॉइड हो सकता है कि उसके जो परफ्यूजन जो टिश्यू अंडर परफ्यूजन है उनको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिल सके। इमोबिलिटी, इमोबिलिटी जो है वो बड़े फैक्टर्स अदा करती है इन डेवलपिंग अदर डिजीजेज। एक बंदा जो सर्जरी में, एक एमसीक्यू आ सकता है आपको, एक फालत ज़दा बंदा था, वो 6 महीने से बेड पे लेटा रहा, तो उसको एकदम से उसकी सांस फूलने लगी, उसको सांस लेना मुश्किल होने लग गया। तो व्हाट विल बी द कॉज ऑफ दैट? तो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब भी आप कभी एक स्ट्रेट पोजीशन में या किसी भी एक पोजीशन में ज्यादा लंबे अरसे तक रहते हैं तो वो होता क्या है कि आपका ब्लड स्ट्रेसिस हो जाता है, ब्लड स्ट्रेसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कोएगुलेशन होती है। उस कोएगुलेशन के चक्करों में थ्रोम्बोसिस बनता है। थ्रोम्बोसिस जो है वो एम्बोलिज्म में कन्वर्ट होकर आपके लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। अच्छा, इमोबिलिटी है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? इमोबिलिटी जो है वो बेसिकली दैट विल लीड टू स्केलेटल मसल वेस्टिंग बाय इम्पेयर्ड मील डाइट अमीनो एसिड एंड स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी बेड रेस्ट, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल मेजर्स, हम उसको खाना दे सकते हैं, अमाइनो जो एसेंशियल रूटीन है उसकी, या पेशेंट को हम उसके जो एसेंशियल खाना शाना है वो दे सकते हैं, तो इससे भी हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे होता है? हो सकता है कि एड्रीनल स्टीरॉयड जो हमारे रिलीज होते हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए या कैटेकोलामाइन्स को सप्रेस कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो स्टारवेशन, सारी बात है। स्टारवेशन जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टारवेशन लीड्स टू सेरिब्रल डैमेज, ठीक है। तो एक बात याद रखनी यहाँ पर, वो ये कि इफ देर इज अ लेस देन 24 आवर ऑफ स्टारवेशन, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे डिपेंड करता है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन पे डिपेंड करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। एंड इफ देर इज अ मोर देन 24 आवर्स स्टारवेशन है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी कभी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोटियोलाइसिस होगी, ठीक है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, फैट जो है वो ब्रेकडाउन होगा। सारी बात है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि न्यू प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द प्रेजेंट टिश्यू
फैट, मास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज भी, जो ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, तो हम आपका ब्रेन कीटोन पर गुजारा करेगा, जो कि बहुत ही एक गंभीर तरह की कंडीशन है। अच्छा, आप स्टारवेशन को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? स्टारवेशन को हम अवॉइड इस तरह से कर सकते हैं कि हम प्रोलॉन्ग फास्टिंग से अवॉइड करें। ठीक है, हम ओरल एंटेरल और पेरेंटेरल फीडिंग दें पेशेंट को। ठीक है, स्टडी गाइडलाइंस, जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं सर्जरी से रिलेटेड, वो बताती हैं कि यू हैव टू इनटेक क्लियर फ्लूइड्स, लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स की बात हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही, क्योंकि खाना अगर आप खाओगे तो वो एक्सपायरेट हो जाएगा ड्यूरिंग द सर्जरी। वो आपको हमेशा कहते हैं कि 8 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। हाँ, लेकिन आप कुछ पी जरूर सकते हो एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर, उससे पहले, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यू कैन टेक एनी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक और एनी क्लियर लिक्विड 2 आवर्स बिफोर सर्जरी। तो ये क्लियर गाइडलाइंस है, रिसेंटली गाइडलाइंस है सर्जरी से रिलेटेड। तो ये था आज का टॉपिक। होप सो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। खुशियां मनाओ, सर्जरी इजी कर दूंगा मैं आपके लिए। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको करवाता जाऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे सिर्फ दुआओं की जरूरत है, और कुछ नहीं। मुझे ना आपका लाइक चाहिए, ना मुझे आपका सब्सक्राइब चाहिए, ना मुझे आपका कुछ और चाहिए। मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अपनी दुआ में हमेशा याद रखें मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।